हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज से इस लेक्चर पर हम एक नए सफर की ओर चलने वाले हैं, जो सफर हमें हमारे अधिकारी बनने के गंतव्य तक पहुंचाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये सफर हमें हमारे अधिकारी बनने के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा? आइए 3 से 4 मिनट में समझते हैं कि क्या है इस बैच का ऑब्जेक्टिव, क्या है इस बैच का उद्देश्य और ये क्यों हमारे अधिकारी बनने के सपने को पूरा करेगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर मिल रहे हैं न्याय बैच के अंतर्गत। मैम, व्हाट इज दिस न्याय बैच? आइए समझते हैं। दोस्तों, न्याय बैच हमारे 2025 और 26 में जो क्रांति बैच चलाया गया था एकेएस एकेडमी द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स की हर साल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, जहां पिछले साल भी हमने यानी 2026 के प्रीलिम्स के लिए हमने क्रांति 2.0 के अंतर्गत बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई की थी। क्लियर? जिसने भी उन वीडियोस को, उन मैराथन्स को देखा है, उन्हें इसका फायदा समझ में आया होगा और उनमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 2026 के मेंस में बैठे हैं। तो ये उसी का सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी है। जैसे हम उत्तराधिकारी पढ़ते हैं ना हमारे हिस्ट्री में, उसी तरीके से ये क्रांति बैच का क्या है? उत्तराधिकारी, न्याय बैच। ठीक है, अब क्या उद्देश्य है इस बैच का? 2027 की तैयारी निशुल्क कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट कराना। क्लियर? हम आपको यहां पर 2027 की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। प्रीलिम्स की कैसे कराएंगे? हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी 10 की 10 यूनिट्स हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन और हाई क्वालिटी क्वेश्चन के फॉर्म पर कराई जाएगी। अब यहां पर आप बोलेंगे मैडम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप कितना ही कवर करा पाएंगे? तो भैया सुनिए, यहां पर क्वेश्चन आंसर हमारे कैसे होंगे? एक क्वेश्चन एक होगा, लेकिन तैयारी हमारी 4 प्रश्नों की होगी। अगर हम 2000 क्वेश्चन करेंगे तो हम 5000 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। आप में से जिसने भी मुझसे पढ़ा हो, या तो हमारी मैराथन वीडियोस में या तो 2025 में, आप सभी को एक ना एक बार इस बार का पेपर देते हुए जब आप एमपीजीके के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे तब आपको मेरी याद आई होगी। क्लियर? यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है कि मैडम आप कुछ भी बता रहे हो, तो भैया आपको कुछ नहीं करना। आपको यहां पर वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाएं, आप एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां पर आप देखें, लगभग मैं एवरेज बता रही हूं, इससे ज्यादा ही होगा, 18 से 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे वीडियो लेक्चर से, हमारी मैराथन वीडियो से आए हैं। क्लियर? अब आपको विश्वास करना है नहीं, दिस ऑल डिपेंड्स अप टू यू। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। हमेशा की तरह प्रीलिम्स में कॉपी पेस्ट प्रश्न फंसेगा, और फंसेगा इस चीज की गारंटी मैं आपको आज से देती हूं। पिछले साल जब मैं मैराथन पढ़ा रही थी आपको ट्राइब्स की, लगभग 10 साढ़े 10 घंटे हमने पढ़ा था। उस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों मैं आपको इस लेक्चर को शुरू करने से पहले इस बात की गारंटी देती हूं कि यहां से पढ़ने के बाद उन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं इस बात को कि हाँ मैडम सचमुच में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जो आपने उस वक्त ना पढ़ाया हो। तो इस बैच को शुरू करने से पहले आप कॉपी पर मेरी गारंटी लिख लो कि मुस्कान मैडम ने कहा था कि अगर हमारे इस बैच से जो मैं सेक्शन आपको एमपीजीके का पढ़ाने वाली हूं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया तो मैडम पढ़ाना छोड़ देंगी। ठीक है, क्योंकि पता है मैडम को पढ़ाना छोड़ना है नहीं और क्वेश्चंस फंसना ही है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे आपको थोड़ा सा देखना है क्या? अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि ये जो बैच है वो हमारे अधिकारी बनने के गंतव्य तक हमें पहुंचाएगा। कैसे? इस इन्फिनिटी प्लस के माध्यम से। इन्फिनिटी प्लस के माध्यम से क्या है ये इन्फिनिटी प्लस बैच? आओ समझते हैं। दोस्तों, ये एकेएस एकेडमी का एप्लीकेशन है जिसमें हम कंप्लीट 2027 की तैयारी प्री और मेंस की करवा रहे हैं।
क्लियर? यानी आपको यहां पर 2027 के पूरे मेंस की तैयारी बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कराई जाने वाली है। और ये जो तैयारी है ये कैसे होगी? ये तैयारी होगी रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक के सारे कंटेंट से। क्लियर है? जैसे कि मैं आपसे बताऊं तो पेपर 1 में अगर हम पार्ट ए लेते हैं, वहां पे अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं, मान लीजिए हम ओलिकर डायनेस्टी लेते हैं, ओलिकर डायनेस्टी की थ्योरी हमने पढ़ी, इंग्लिश और हिंदी में उस डायनेस्टी के बारे में सब कुछ समझा। अब जो कोई नहीं कराता है इतिहास में, वो यहां पर हम कराएंगे आपको। क्या? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। क्योंकि मैडम हमको याद भी हो जाता है, हम रट्टा भी मार लेते हैं, दिक्कत होती है हमें आंसर राइटिंग करने में। नहीं होगी, मेरे साथ जुड़ो इन्फिनिटी प्लस बैच में। क्लियर है? आज से 4 महीने के अंदर आप आंसर राइटिंग में धुरंधर हो जाएंगे। विश्वास नहीं है? आप स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जो भी लोग ऐड हैं इस बैच से, आपके कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स हो, वो आपको इसका पूरा फीडबैक दे देंगे। आगे उसके बाद आप देखें, अच्छा इस बैच के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, थोड़ा सा वो भी जरूरी। तो आप बोलेंगे हम क्यों ही लें? ठीक है, देखो सबसे पहले तो प्रीलिम्स का कंटेंट बहुत बढ़िया, पूरा एमपीपीएससी मेंस भी आपको मिलेगा। अब मेंस कैसा मिलेगा मैंने आपको बता दिया। आगे टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज लिखना गलत होगा, यहां पर लिखना चाहिए धुरंधर टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि भाई जिस टेस्ट सीरीज से हमारे मेन एग्जाम में, चाहे वो इकोनॉमी हो और चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, 18 से 20 क्वेश्चन सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसे धुरंधर कहना ही सही होगा। आगे बहुत धमाकेदार चीज, जितने भी क्वेश्चंस हम इस न्याय बैच के अंतर्गत YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, उसका पूरा पीडीएफ मटेरियल आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? यानी मेंस पढ़ने के साथ साथ पूरे क्वेश्चंस, अब चाहे हम 5000 क्वेश्चन लगाएं, चाहे हम 10,000 क्वेश्चंस लगाएं, पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। और उसके लिए आपको इन्फिनिटी प्लस बैच के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐप इंस्टॉल करें, इन्फिनिटी प्लस बैच का जो अमाउंट है आप उसको पे करें, उसके अंदर आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। तो इन तीनों बेनिफिट के साथ एक चौथा बेनिफिट हमारे लिए गिफ्ट बम्पर भी और खुल गया। आगे देखो, यहां पर इसका टेलीग्राम चैनल है एकेएस सिविल एकेडमी का, आपको यहां पर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे लिंक प्रोवाइड की जाएगी। आप इंस्टॉल करें टेलीग्राम को, उस पे आप लिंक को क्लिक करें और इस ऐप जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। वहां पर आपको देखो सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि भैया हमारे भी पढ़ाने से या हमारे भी कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं, वो तो पढ़ने वाला बच्चा जानता ही है ना। हम हमेशा से एक कहावत पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पर भी वही खेल है। ठीक है, लेकिन हमारा एम क्या है कि किसी भी तरीके से आपकी तैयारी कमजोर ना हो। मैं तब भी बोलती थी, मैं अब भी बोलती हूं, ये 6 महीने कैसे निकल जाएंगे ना मुझे पता चलेगा ना आपको। इसलिए मेंस पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, लेकिन बच्चे प्रीलिम्स मत छोड़ो। ठीक है, प्रीलिम्स मत छोड़िए। उसके बाद देखिए एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, अच्छा सॉरी ये मैं क्या बता रही हूं, यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली आपको जितना भी हमारा करंट का मटेरियल है, जितना भी हमारा करंट का मटेरियल है, यानी कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, उन सभी से आप डेली बेसिस पर अपडेट होते जाएंगे। जैसे अभी हाल ही में देखिए 13 जुलाई को क्या हुआ, एमपी की टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 कहां पर आयोजित हुई, भोपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जो भी हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी को बेहतर करना, डेटा सेंटर, सभी कंडक्टर क्षेत्रों में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से क्वेश्चन आ गया तो मात्र इतना देखने से ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और हर एक बच्चा प्रीलिम्स में 1-1 नंबर की कीमत तो बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो यहां पर मेरी बात पूरी हुई, यहां पे मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। इसीलिए मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि इस सफर के तहत, इस सफर के चलते हम कहां तक पहुंचेंगे, हमारे डेस्टिनेशन। एंड व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन? डिप्टी कलेक्टर बनना। ठीक है, अधिकारी बनना। चलो अब शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो हमारा जो पहला
हमारा जो पहला अध्याय होगा या हमारा जो पहला टॉपिक होगा, लगभग 8 से 10 लेक्चर्स में हम मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, पूरा कला और लिटरेचर यानी कि पूरा कला और साहित्य पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 8 से 10 लेक्चर मैंने बोल दिया और मैं अगर 11वां लेक्चर यहां पर अपलोड हो रहा है तो आप बोले कि मैडम आपने 10 बोले थे। कंटेंट जो है आपके एग्जाम में एक एक वर्ड जो है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जब वो कवर होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अगर बात करें स्टोन एज से संबंधित सब कुछ, फिर उसके बाद अगर हम मान लीजिए गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित सब कुछ। शरद जोशी की एक रचना पूछी, हमें 10 रचनाएं पढ़नी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक रचना पूछी, हमें उनकी 13 रचनाएं पढ़नी है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। आपको पेशेंस रखना है, आपको रेगुलर रहना है, आपको अपने टीचर्स पर विश्वास रखना है। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य किस नदी घाटी से प्राप्त हुए? फ्रॉम विच रिवर वैली हैव द एविडेंसेस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज हैव बीन ऑब्टेन्ड। यानी कि मध्य प्रदेश के किस घाटी से हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं? आओ भैया देखते हैं। सोन नर्मदा वैली, चंबल वैली, बेतवा वैली या संग्राम वैली? तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा सोन वैली, इसके बाद यहां पर चंबल नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी और संग्राम नदी घाटी। ये कहां पर है? ये है दमोह में। संग्राम नदी घाटी कहां पर है दोस्तों? दमोह में है। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक एज यानी सबसे प्राचीन काल के, सबसे प्राचीन काल के हमें साक्ष्य कहां से मिले? तो द आंसर इज नर्मदा सोन घाटी। द आंसर इज नर्मदा सोन घाटी। मैडम क्या मिला यहां से? आओ जो बताते हैं। तो यहां से हमें मिला एक ह्यूमन स्कल, यहां से हमें मिला एक ह्यूमन स्कल, एक मानवीय खोपड़ी। क्या मिली? एक मनुष्य की खोपड़ी। और ये जो खोपड़ी थी ये 5 लाख साल पुरानी थी, 5 लाख ईयर्स ओल्ड थी। और ये जो खोपड़ी है ये एक 30 वर्षीय महिला की प्रतीत होती है, एक 30 वर्षीय महिला की प्रतीत होती है। तो क्या मिला नर्मदा सोन घाटी से? नर्मदा सोन घाटी से मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम मानवीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय महाद्वीप पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर मिलने वाला फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस, प्राप्त होने वाला पहला मानवीय साक्ष्य नर्मदा सोन वैली से मिलता है। किस फॉर्म पे? यहां पर एक ह्यूमन स्कल मिलता है जो एक 30 साल की महिला का है और जो 5 लाख साल पुराना है। अब आपने इतना तो बता दिया, इसे खोजा किसने ये भी जानेंगे। इसकी खोज की थी आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया ने। किसके द्वारा खोजा गया? अरुण सोनकिया के द्वारा। कहां से खोजा गया? हथनोरा सीहोर से खोजा गया। कहां से खोजा गया? हथनोरा सीहोर से खोजा गया। कब खोजा गया? 5 दिसंबर 1982। एक क्वेश्चन और 4 प्रश्नों की तैयारी। अब आपसे मान लो क्वेश्चन में आ जाता कि जो हमें नर्मदा नदी घाटी से या हथनोरा से मानवीय स्कल मिला था वो कितने वर्ष पुराना है? तो आप बोलोगे 10 लाख वर्ष। जी नहीं, वो 5 लाख वर्ष पुराना था। उसकी खोज कौन करके, मतलब उसके जो खोज करता है वो कौन थे? वो थे अरुण सोनकिया। खोज कब हुई? 5 दिसंबर 1982 को। कहां से हुई? हथनोरा सीहोर से। क्लियर है? तो सबसे प्राचीन नर्मदा सोन घाटी। आगे देखेंगे। देखिए यहां पर लिखा है सोन नर्मदा घाटी 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा प्राप्त किया गया। अब ये जो नर्मदा घाटी है, अच्छा एक बात और सुनना है आपको, ठीक है? एक बात यहां पर और ध्यान रखना है कि यहां पे ना हम सोन नर्मदा वैली, चंबल वैली, बेतवा वैली और एक सोन वैली के पुरातात्विदों के नाम पढ़ते हैं, के आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पढ़ते हैं और हमें वो पता होना चाहिए। अब देखो नर्मदा सोन घाटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो आरबी जोशी और एचडी सांकलेया थे।
मैं क्या बोल रही हूं, नर्मदा सोन घाटी के आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, आरबी जोशी और एचडी सांकलिया। वहां पर हथनौरा की जो खोज है या हथनौरा में उस मानवीय स्कल की जो खोज है वो अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज और आप देखेंगे यहां पर, एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, देखेंगे तो क्या लिखा है, एविडेंस फ्रॉम हथनोरा साइट डिस्कवर्ड इन 1982। नर्मदा वैली की खोज एचडी सांकलिया ने की थी और आरबी जोशी ने की थी। एचडी सांकलिया और आरबी जोशी ने की थी। अब नर्मदा वैली के बाद मैं अगर बात करूं, चंबल वैली की खोज किसने की थी, तो चंबल नदी घाटी की खोज की थी दोस्तों वीएस वाकणकर और एचवी त्रिवेदी ने। वीएस वाकड़कर और एचवी त्रिवेदी ने। भाई साहब आपको अपने साथ एक ब्लैंक कॉपी लेके बैठना है मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि प्रश्न तो एक होगा लेकिन हम बातें 4 प्रश्नों की करेंगे, इसलिए कॉपी लेके बैठो, क्योंकि मैंने आपको गारंटी दी है कि यहां हम जो पढ़ेंगे उससे प्रश्न आएगा ही आएगा, और ये भी और सुन लो कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं करती, जब हम इकोनॉमी तक पहुंचेंगे तब हम उसको भी देखेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, मैं स्टैटिक की बात कर रही हूं, और स्टैटिक में भी 30 से 35 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं, और उन 30 से 35 क्वेश्चन में 35 के 35 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे, हाथ में नहीं मुट्ठी में। कब, जब आप प्रॉपर इसको देखोगे, समझोगे, सुनोगे। ठीक है, तो चंबल घाटी के कौन है, वीएस वाकड़कर और एचवी त्रिवेदी, और नर्मदा घाटी के एचडी सांकलिया और आरबी जोशी। देखो यहां पर बेतवा नदी घाटी के पुरातात्विक कौन है भाई साहब, रामेश्वर। वहीं अगर हम बात करें सोन नदी घाटी के पुरातात्विक कौन है, तो निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। निसार अहमद और जी.आर. शर्मा। क्लियर, ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। सबसे पहले नवपाषाण काल क्या था, कब से कब तक था, ध्यान रखना है। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इस समय पे मनुष्य ने अपने तन को ढकना सीख लिया था, अपने लिए वस्त्र बनाने लगा था, अपने लिए पक्के मकान बनाने लगा था। इस समय पर मनुष्य ने फ्यूनरल राइट्स जो थे या फिर मृतक संस्कार जो थे उसमें डेड बॉडीज को गड़ाने के साथ साथ डेड बॉडीज को जलाना भी सीख लिया था, क्योंकि आग की खोज तो हो गई थी पैलियोलिथिक में, लेकिन आग को जो यूज करना है या आग का उपयोग करना मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही सीखा था। हमें नवपाषाण कालीन स्थलों से कई सारे मृदभांड यानी पॉटरीज भी मिलती हैं। क्यों, क्योंकि उस समय पर मनुष्य एग्रीकल्चर भी करते थे। ना तो मध्य पाषाण काल का मनुष्य ना ही पुरा पाषाण काल का मनुष्य कृषि के बारे में जानता था। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी नियोलिथिक पीरियड से, और नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य एग्रीकल्चर करने लगा था, फसल उगाने लगा था, और सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए हमें कई सारे मृदभांड भी मिलते हैं। ठीक, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नियोलिथिक एज साइट नहीं है, तो क्या कौन कौन सी है, एक घोड़ामारा लिखा है, मनुभावन टेकरी, भेड़ा घाट और संग्राम वैली और एरण। मनुभावन टेकरी भोपाल में है। फिर उसके बाद भेड़ा घाट जबलपुर, फिर उसके बाद संग्राम वैली दमोह, फिर उसके बाद एरण सागर। और ये जो सभी चीजें हैं, ठीक है, यहां से हमें नियोलिथिक एज एविडेंसेस मिलते हैं, नियोलिथिक एज एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन ये जो घोड़ामारा है जो कहां स्थित है, डिंडौरी में। कहां स्थित है दोस्तों, डिंडौरी में। ये एक
नवपाषाण कालीन नहीं, ये एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। क्या है ये? एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। ये एक पैलियोलिथिक एज साइट है। ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियोलिथिक एज साइट? मनुभावन टेकरी भी है, भेड़ा घाट भी है, संग्राम वैली भी है, क्या नहीं है? घोड़ामारा। आप में से कई लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, ये एक पैलियोलिथिक साइट है जहां से हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मनुभावन टेकरी, श्यामला हिल्स, बालू काश्म भोपाल, भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट, तिलवारा घाट जबलपुर में है, संग्राम घाटी दमोह में, एरण सागर में। ये सारे क्या हैं? नियोलिथिक एज साइट्स हैं। ठीक है, आगे। चंद्रवंश के हैहय शाखा के राजा महिष्मत ने किसे पराजित कर महिष्मती में अपना राज स्थापित किया था? क्या पूछा जा रहा है? चंद्रवंश के अंतर्गत जो हैहय डायनेस्टी थी, जैसे हम पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे भी कि जो चंदेल थे वो चंद्रवंशी थे, जो परमार थे वो अग्निवंशी थे, वैसे ही जो हैहय थे वो चंद्रवंश के थे। और चंद्रवंश के हैहय शाखा के किस राजा ने, राजा महिष्मत ने किस राजा को पराजित कर महेश्वर पर अपना अधिकार किया था? द आंसर इज राजा मुचुकुंद। द आंसर इज राजा मुचुकुंद। आपको ध्यान रखना है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी हुआ करती थी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी थी? इक्ष्वाकु डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे राजा मानधाता। कौन थे? राजा मानधाता। और मानधाता के हुए कितने बच्चे? 3, 1 2 3, जिसमें थे पुरुकुत्स, फिर थे मुचुकुंद, और फिर थे यहां पर अंबद्वीप। तो राजा मानधाता के कितने बच्चे? 3 बच्चे, पुरुकुत्स, मुचुकुंद, अंबद्वीप, जिसमें मुचुकुंद ने अपने पिताजी के नाम पर मानधाता नगरी बसाई थी, जिसे वर्तमान में हम ओमकारेश्वर बोलते हैं। तो मुचुकुंद ने, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, वर्तमान ओमकारेश्वर या मानधाता नगरी की स्थापना किसने कराई? तो किसने कराई? मुचुकुंद ने। किसके बेटे? मानधाता के बेटे। ठीक है, इतनी मुचुकुंद को हराया था हैहय वंश के राजा महिष्मत ने। और कहां पर कब्जा किया था? महिष्मती रीजन पर, महेश्वर रीजन पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आंसर? मुचुकुंद। ठीक है, आगे देखिए। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र किस जिले में स्थित है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर कि चतुर्भुज नाला प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट कहां स्थित है? क्या ये धार में स्थित है? क्या बैतूल में है, मंदसौर में है, या अनूपपुर में है? तो चतुर्भुज नाला मंदसौर जिले में स्थित एक प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थल है। यह एक प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय है। कौन सा? चतुर्भुज नाला। कहां पर है? मंदसौर में है। ठीक है, और भी कुछ हमारे प्राग ऐतिहासिक स्थल है। देखो, एक है लिकी छज मुरैना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस टफ कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आएगा, लेकिन हो सकता है आपसे चतुर्भुज नाला के अलावा और कोई सा रॉक शेल्टर पूछ लिया जाए, तो आप यहां से याद कर लो भाई साहब। क्या लिखा हुआ है यहां पर आपको देखना है। लिखी छच कहां है? मुरैना में है। कहां है भैया? मुरैना में। लिखी दांत ये है चंदेरी अशोकनगर में। ठीक है, ये है चंदेरी अशोकनगर। चतुर्भुज नाला मंदसौर, लिखी छच मुरैना, लिखी दांत हमारे अशोकनगर में। फिर झिंझरी कटनी, झिंझरी रॉक शेल्टर कटनी, डेटा रॉक पेंटिंग छतरपुर में है। फिर
चूनरगुंडी शैल चित्र होशंगाबाद में है। निशानगढ़ काजरी शैल चित्र कहां पर है? पचमढ़ी में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज नाला मंदसौर में। लिखी छज कहां पर है? हमारा लिखी छज आपको ध्यान रखना है मुरैना में। लिखी दांत कहां पर है? चंदेरी अशोकनगर में। झिंझरी कहां पर है? कटनी में। डेटा रॉक पेंटिंग कहां पर है? छतरपुर में। चुनारगुंडी कहां पर है? नर्मदापुरम में। निशानगढ़ काजरी शैल चित्र कहां पर है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी में अपने पांडव अपने निशान छोड़ गए। पचमढ़ी में पांडव अपने निशान छोड़ गए। कहां पर? पांडव गुफाओं में। तो निशानगढ़ काजरी शैल चित्र कहां है? पचमढ़ी में। आगे देखेंगे फिर बेलखंडार रॉक पेंटिंग, ये भी पचमढ़ी में है। हरपाला शैल चित्र नर्मदापुरम में है, बोरी घाटी में। ठीक है, और ये बोरी घाटी में याद रखना है सबसे पुरानी प्रजाति के वन और वृक्ष पाए जाते हैं। आगे रानी माची रॉक शेल्टर चितरंगी सिंगरौली, रामछज्ज रायसेन। हाथी डोल रॉक शेल्टर रामपुर पन्ना में है। और मामा भांजा शैलाश्रय पनार पानी पचमढ़ी होशंगाबाद में है। कौन सा? मामा भांजा रॉक शेल्टर। पचमढ़ी कौन गया? पांडव गए, वहां क्या छोड़ा है? अपना निशान छोड़ा है। तो निशानगढ़ी रॉक शेल्टर कहां पर है? पचमढ़ी में। वहां पर उन्होंने बेल का शरबत पिया। तो बेलखंडार कहां पर है? पचमढ़ी में। मामा भांजा ये देखने साथ में गए। मामा भांजा रॉक शेल्टर कहां पर है? पचमढ़ी में। पनार पानी पचमढ़ी। बाकी आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following explorer sites is incorrectly matched? निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल में कौन सा संबंध सही नहीं है? देखो, विष्णुधर वाकणकर भीमबेटका, बहुत सही भैया, बिल्कुल सही है। कब खोज की थी? 1957-58 में, जो कि क्या है? लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ वर्ल्ड। लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह। और भैया आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका में हमें कौन से बेसिकली एज के साक्ष्य मिलते हैं, या भीमबेटका में हमें किस एज की पेंटिंग्स मिलती हैं, या किस एज के शैलाश्रय मिलते हैं? तो यहां से हमें मिलता है पैलियोलिथिक एज एविडेंस। पैलियोलिथिक एज एविडेंसेस। ठीक है, यानी कि भीमबेटका एक प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल है। आगे देखो, आरबी जोशी सांची, तो ये पॉइंट सही है। ठीक है, आगे आरबी जोशी सांची, रुक जाओ भैया, ठहर जाओ थोड़ा सा। आगे फिर क्या है? एचडी सांकलिया सोन वैली। फिर उसके बाद एचवी त्रिवेदी आवरा। एचवी त्रिवेदी आवरा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये आरबी जोशी का सांची के साथ तो बिल्कुल भी संबंध नहीं दिख रहा। अब यहां पर आपको एमपीपीएससी के क्वेश्चंस की प्रवृत्ति समझ में आएगी। बताऊं कैसे? आए सुनते हैं। कई बार पीएससी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो 2 सही उत्तर देता है। अब उसमें से भी जो ज्यादा सही है तुम वो बताओ। जैसे इसका एक प्रमाण है 2023 का हमारे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन था जिसमें चित्रकूट का प्राचीन नाम पूछा गया था। तो ब्रह्मपुरी है कि रामपुरी है? तो दोनों ही सही थे, लेकिन ज्यादा सही रामपुरी था, तो उन्होंने उसे रामपुरी मान लिया। वैसे यहां पर है एचडी सांकलिया सोन वैली। सोन वैली से संबंधित कौन है? निसार अहमद और जीआर शर्मा। लेकिन कहीं ना कहीं या छोटे तौर पर एचडी सांकलिया ने भी यहां पर एक्सकेवेशन उत्खनन किया है। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता था। लेकिन आरबी जोशी और सांची ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ज्यादा सही उत्तर क्या होगा? आरबी जोशी सांची। ठीक है, क्योंकि सांची की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सांची? सांची में स्तूप का निर्माण अपनी प्रिय वाइफ श्रीदेवी या महादेवी के कहने पर अशोका ने करवाया था। लेकिन इसकी जो डिस्कवरी है वो 1818 में। कब? 1818 में। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? 1818 में जनरल टेलर नाम के व्यक्ति ने की थी। जनरल टेलर
नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसने की थी सांची की खोज? जनरल टेलर ने। दोस्तों सांची में 3 स्तूप हैं। कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप हैं, जो किस शैली में बनाए गए हैं? भरहुत शैली में। किस शैली में बनाए गए हैं? भरहुत स्टाइल में। ठीक है, इसमें जो पहला स्तूप है उसे हम महास्तूप बोलते हैं। इसमें जो दूसरा स्तूप है उसे हम काला स्तूप बोलते हैं। इसमें जो तीसरा स्तूप है उसे हम स्तूप थर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम स्तूप थर्ड भी बोलते हैं। तो महास्तूप में क्या किसके एविडेंसेस? महात्मा बुद्ध के एविडेंसेस मिलते हैं। किसके? महात्मा बुद्ध के एविडेंसेस। वहीं काला स्तूप में अशोककालीन जो भी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, अशोका के समय पर जो भी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, वो उनकी जानकारी कहां से मिलती है? काला स्तूप से। तो यहां से जानकारी मिलती है अशोककालीन धर्म प्रचारकों की। अशोककालीन धर्म प्रचारकों की। फिर उसके बाद हम यहां स्तूप 3 में हमें सारीपुत्र और महामोगलायन, सारीपुत्र एवं महामोगलायन, सारीपुत्र एवं महामोगलायन की जानकारी मिलती है, जो कि बुद्ध के 2 डिसाइपल्स में से थे। कौन कौन? महास्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेष, काला स्तूप अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष, तीसरा स्तूप सारीपुत्र एवं महामोगलायन के अवशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो करेक्ट उत्तर में लिखा है सांची की खोज जनरल टेलर ने की थी, और बाकी चीजें हमने पढ़ ली। आगे है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पैलियोलिथिक साइट खापरखेड़ा लोकेटेड? खापरखेड़ा पैलियोलिथिक साइट कहां स्थित है? कहां स्थित है? धार में। कहां स्थित है दोस्तों? धार में। ठीक है, तो धार में क्या स्थित है? खापरखेड़ा। मंदसौर में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मंदसौर में? चतुर्भुज नाला। नर्मदापुरम में हमने पचमढ़ी के 3 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था मामा भांजा देखने गए, किसे? पांडवों को बेल का शरबत पीते हुए। तो एक हमारा बेला खंडार और एक हमारा कौन सा था? पांडव जो हमारी बेसिकली शैलाश्रय हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे, तो इसका आंसर क्या है? धार। यहां पर हमें एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, क्या? शतुरमुर्ग के अंडों के कवच से मनके यानी मोती बनाने का कारखाना। शतुरमुर्ग के अंडों से मोती बनाने का कारखाना हमें यहां से मिलता है। चतुर्भुज नाला मंदसौर, इसके बाद खापरखेड़ा धार, ध्यान रखना है। आगे है, फ्रॉम विच प्लेस हैज द ग्रुप ऑफ 86 रॉक पेंटेड केव्स हैव बीन डिस्कवर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप VVIMP लिख लो। ठीक है, और फिर यहां पर देखो 86 शैलाश्रयों गुफाओं का समूह कहां पर मिलता है? सीधे तौर पर आना है पहाड़गढ़ गुफा समूह। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा गया था मध्य प्रदेश में पहाड़गढ़ गुफा समूह कहां पर स्थित है? द आंसर इज मुरैना। द आंसर इज मुरैना। तो पहाड़गढ़ गुफा समूह मुरैना में स्थित है, और यहां पर हमें एनिमल के एविडेंसेस, ह्यूमन के एविडेंसेस तो मिलते ही हैं, मानवीय साक्ष्य, पशुओं के साक्ष्य तो मिलते ही हैं। एक और चीज मिलती है, बी कीपिंग के एविडेंसेस। बी कीपिंग के एविडेंसेस। एक और कौन सी चीज मिलती है भाई साहब? यहां से हमें मिलते हैं बी कीपिंग के एविडेंसेस। ठीक है, क्लियर है, आगे देखेंगे। देखो पहाड़गढ़ गुफा समूह कहां पर है? मुरैना में, आसन नदी के किनारे। यहां मानव एवं पशु आकृतियों के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन के दुर्लभ चित्र भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई नया ऑक्यूपेशन नहीं है, ये पुराना ऑक्यूपेशन है। क्या? बी कीपिंग। आगे देखेंगे,
Which of the following statement regarding Daspur inscription of Kumar Gupta and Bandhu Varman is incorrect? कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन पढ़ लें, गलत कथन अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये और ध्यान रखना है, प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब सुनो, अब मजा आएगा, देखिए। तो ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, दसपुर इंस्क्रिप्शन, जिसे पश्चिमपुर भी कहा जाता है, पश्चिमपुर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो दशपुर या पश्चिमपुर इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में स्थित है। कहां स्थित है प्यारे दोस्तों? ये मंदसौर जिले में, ठीक है। पश्चिमपुर इंस्क्रिप्शन कहां स्थित है? मंदसौर जिले में। उसके बाद आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके शासनकाल का है? कुमार गुप्त, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी के शासक। और मालवा रीजन के रीजनल रूलर थे बंधुवर्धन, उनके शासनकाल में, ठीक है। बंधुवर्धन औलिका डायनेस्टी से संबंधित थे, बंधुवर्धन, उनके शासनकाल का ये दशपुर अभिलेख है, जो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? श्रेणी सिल्क मर्चेंट गिल्ड्स के द्वारा। सिल्क मर्चेंट, जिन्हें गिल्ड भी कहा जाता था, या श्रेणीज या श्रेणी, सिल्क मर्चेंट्स की श्रेणी के द्वारा बनाया गया है। किस शैली में या किस उसमें? तंतुवाय शैली, तंतुवाय शैली में बनाया गया है। क्या है ये तंतुवाय शैली? ये सिल्क मर्चेंट गिल्ड की एक शैली होती थी, जिसमें वो इंस्क्रिप्शन का निर्माण बेसिकली करते थे। तो आपको तो सीधे तौर पर याद रखना है कि बंधुवर्धन औलिकर और कुमार गुप्त के समय का ये जो दशपुर अभिलेख है, जिसे पश्चिमपुर अभिलेख भी कहते हैं, इसका निर्माण सिल्क मर्चेंट्स की श्रेणियों के द्वारा बनाया गया है। बेसिकली ये तंतुवाय श्रेणी होती है, तो सिल्क मर्चेंट्स की श्रेणी के द्वारा बनाया गया है। इस इंस्क्रिप्शन में हमें सूर्य मंदिर की जानकारी भी मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में हमें सूर्य मंदिर की जानकारी भी मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में विश्व के पहले विज्ञापन की जानकारी भी मिलती है। विश्व के पहले विज्ञापन की जानकारी भी मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में विक्रम संवत का उल्लेख भी मिलता है। विक्रम संवत का उल्लेख भी मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। इस इंस्क्रिप्शन की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। दशपुर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के समय का, जिसका निर्माण सिल्क मर्चेंट की एक श्रेणी ने किया था। यहां से हमें सूर्य मंदिर की जानकारी, यहां से हमें विश्व के पहले विज्ञापन की जानकारी, यहां से हमें किसके? विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। अब आओ यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं भाई साहब। यहां पर इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आगे, यह भारत में विज्ञापन का परंपरा का प्राचीन उदाहरण है। बिल्कुल सही। इस अभिलेख में दशपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। ये लिखा है पश्चिमपुर, बिल्कुल सही। आगे, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। तो भवभूति ने नहीं, इसकी रचना तो वत्स भट्टी ने की थी। क्लियर, ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा दशपुर अभिलेख। क्लियर है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इस अभिलेख की रचना भवभूति ने नहीं की थी। किसने की थी? वत्स भट्टी ने। आगे देखो, ये देखो, दशपुर अभिलेख कुमार गुप्त एवं बंधु वर्मन से संबंधित है। इसमें रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इसे भारत के विज्ञापन की परंपरा के प्राचीनतम उदाहरणों में से एक माना जाता है। अभिलेख में दशपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की। खत्म कहानी। आगे देखना है। The Battle of रेवा in मध्य प्रदेश was fought between, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध
मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध। अभी हम हिस्ट्री के साथ साथ तो जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध आएंगे वो पढ़ेंगे ही एमपी हिस्ट्री में, लेकिन मैं एक अलग से क्लास भी रखने वाली हूं जहां हम एंशियंट से लेकर यानी कि प्राचीन मध्य प्रदेश से लेकर आधुनिक मध्य प्रदेश तक जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो बैटल ऑफ रेवा, रेवा का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था, हम सभी पढ़ते आए हैं, ये हुआ था हर्षा और पुलकेशिन टू के बीच में। हर्षा कौन था? हर्षा कौन था? हर्षा डायनेस्टी का शासक था, वर्धन डायनेस्टी का सबसे प्रतापी शासक था। और पुलकेशिन टू कौन था? वटापी का चालुक्य था, वटापी का चालुक्य शासक था। दोनों के बीच क्या हुआ? बैटल ऑफ नर्मदा, जिसमें कौन जीत गया? पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू इमर्ज विक्टोरियस। तो भैया अब ये जीत गए हैं तो अपने आप को कुछ उपाधि तो देंगे, तो इन्होंने अपने आप को दी परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि। मैडम ये बताओ कि पता कहां से चलता है कि पुलकेशिन टू ही इस युद्ध को जीते थे? आओ बताते हैं हमें। पुलकेशिन टू के राजकवि थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति के एहोल इंस्क्रिप्शन, रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से ये पता चलता है कि बैटल ऑफ रेवा में कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय जीते थे। लेकिन वो हर्षा की पावर से भी और हर्षा से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे, इसलिए पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को किसकी उपाधि दी? सकल उत्तर, सकल उत्तर प्रथानाथ, सकल उत्तर प्रथानाथ की उपाधि दी। ठीक है, यानी सारे उत्तर का स्वामी, सारे उत्तर का स्वामी। ध्यान रखना है, खुद किसकी उपाधि ली? परमेश्वर या दक्षिणा परमेश्वर, यानी दक्षिण का स्वामी। और हर्षा को क्या बोला? उत्तर का स्वामी, सकल उत्तर प्रथानाथ। ठीक है, इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को नर्मदा नदी क्रॉस करने से रोका था। देखो लिखा है, इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि दी और हर्षा को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलते हैं। विच रूलर बिल्ड द कर्ण टेम्पल एट अमरकंटक? अमरकंटक के कर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंख बंद करके टिक लगाना है अगर अमरकंटक के किसी मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। और लक्ष्मी कर्ण अगर ऑप्शन में है, आंख बंद कर लेना और टिक लगा देना लक्ष्मी कर्ण में। ठीक है, इन्होंने अमरकंटक में मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे मेजर इन्होंने अपने नाम पर कर्ण टेम्पल का निर्माण करवाया था। ये कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। ये कलचुरी के सबसे प्रतापी शासक होते थे। उसके बाद लक्ष्मी कर्ण को किसकी उपाधि दी गई थी? त्रिकलिंगाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति, यानी तीनों कलिंगों का स्वामी या तीनों कलिंगों को जीतने वाला। तीन कलिंग थे, एक तो स्वयं कलिंग नगर, दूसरा था हमारा कौशल और तीसरा था हमारा उत्कल। ठीक है, तीनों कलिंगों को जीतने वाला क्या कहलाया? इसलिए त्रिकलिंग आधिपति। ये गांगे देव के पुत्र थे। कौन थे? गांगे देव के पुत्र। और आपको पता है ये बात कि ऐसा माना जाता है कि राजा भोज की भी जो मृत्यु है वो लक्ष्मी कर्ण के इन्वेजन के कारण ही हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि राजा भोज की जो मृत्यु है वो इन्हीं के इन्वेजन के कारण हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद तो आंसर क्या है हमारा? लक्ष्मीकर्ण। क्या है? लक्ष्मीकर्ण। आगे देखो लिखा है, लक्ष्मीकर्ण अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंग क्यों? कलिंग, कौशल और हमारा क्या? एक
कहां गया, उत्कल। ठीक है, उसके बाद राजा भोज की मृत्यु भी लक्ष्मी कर्ण के आक्रमण के कारण हुई थी, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखना है, विच कोर्ट पोइट ऑफ राजा भोज कंपोज द बुक तिलक मंजरी। राजा भोज के दरबारी में या राजा भोज के किस कवि या दरबारी ने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर इज धनपाल, धनपाल ने। ठीक है, तो राजा भोज के दरबार में कई सारे दरबारी थे, जिसमें एक था धनपाल, जिन्होंने तिलक मंजरी की रचना की थी। साथ ही साथ जैन धर्म के अनुयायी भी बन गए थे, जैन धर्म के अनुयायी भी बन गए थे। अब आप पूछेंगे कि धनपाल के साथ आपने बोला और भी थे, तो और कौन कौन थे? तो लिख लीजिए, धनपाल, उसके बाद थे दामोदर, चित्रक, विनायक, भास्कर भट्ट और शंकर, भास्कर भट्ट और शंकर। ये राजा भोज के दरबार के प्रमुख दरबारी थे, जिनमें सबसे प्रमुख धनपाल थे, जिन्होंने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे, हु कंस्ट्रक्टेड कंदरिया महादेव टेम्पल। खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा मंदिर, खजुराहो में स्थित, खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, खजुराहो में स्थित सबसे बड़ा मंदिर। दोस्तों, आपको याद रखना है, प्राचीन काल में या पहले खजुराहो में लगभग 85 मंदिर, 85 टेम्पल्स जो हैं वो होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ डिस्ट्रॉय हुए, कुछों पर इन्वेजन हुआ। अभी वर्तमान में अच्छी हालत में केवल 22 या 25 मंदिर बचे हुए हैं। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक विद्याधर ने, चंदेल शासक विद्याधर ने। किसका निर्माण? कंदरिया महादेव का। फिर उसके बाद परमार्दी देव, ये वही परमार्दी देव है जिनके दरबार में प्रसिद्ध कौन थे? आल्हा और उदल। साथ ही साथ दरबारी कवि कौन थे? जगनिक, जगनिक थे। ठीक है, कौन थे? जगनिक, जिन्होंने परमार्दी देव के लिए परिमल राजसो की रचना की थी और आल्हा उदल की वीरता की कहानियां आल्हा खंड में मेंशन की थी। आल्हा खंड को विश्व का सबसे बड़ा लोक नाट्य बोला जाता है। ठीक, या और फिर है राजा धंगदेव। तो राजा धंगदेव में आपको क्या याद रखना है? इन्होंने भी मंदिरों का निर्माण करवाया था। कौन सी मंदिर? विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और जिननाथ मंदिर। ये 3 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंगदेव ने। धंगदेव ने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की थी? उन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो से हटाकर कहां शिफ्ट की थी? कलिंजर। कहां पर शिफ्ट की थी? कलिंजर। ये पहले चंदेल शासक थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। ये पहले चंदेल शासक थे जिन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया था? स्वतंत्र डिक्लेयर किया था। फिर है हम्मीर वर्मन। फिर कौन है दोस्तों? हम्मीर वर्मन। हम्मीर वर्मन कौन थे? लास्ट रूलर थे। कौन थे? लास्ट रूलर। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वे हार गए और फिर ये वाला रीजन किसके अंतर्गत आने लगा? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा, कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल शासक विद्याधर, धंगदेव के इंपॉर्टेंट विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, जिननाथ। आपसे और पूछा जाता है कि मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? हर्षदेव ने। किसने? हर्षदेव या हर्ष वर्मन ने। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? द आंसर इज यशोवर्मन। द आंसर इज यशोवर्मन। ध्यान रहेगा,
कंदरिया महादेव, विद्याधर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, यशोवर्मन चंदेल, पार्श्वनाथ, जिननाथ और विश्वनाथ मंदिर, धंगदेव, मतंगेश्वर मंदिर, हर्षदेव, एक और लिखो गंडदेव, गंडदेव ने बनवाया था जगदम्बी मंदिर और सूर्य मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और जो कि एक सूर्य मंदिर था, है ना। चित्रगुप्त मंदिर एक बनवाया था राजा धंग ने, धंगदेव के बेटे गंडदेव ने। तो गंडदेव ने क्या क्या बनवाया था, एक बनवाया था जगदम्बी मंदिर जो कि एक वैष्णव मंदिर था, और एक सूर्य मंदिर था जिसका नाम था चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी चीजें। अब हम आगे देखते हैं। विद्याधर द सन ऑफ किंग गंड कंस्ट्रक्टेड कंदरिया महादेव मंदिर। वह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। ठीक, आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर डिड द अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड मध्य प्रदेश। बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या लिखा है, अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान किया था। सीधा आंख बंद करके टिक कर देना, मिहिर भोज। किसके समय पर, मिहिर भोज। कौन आया था, कौन था ये, सबसे पहले तो गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार रूलर। ठीक, गुर्जर प्रतिहार रूलर। ये भगवान विष्णु के उपासक थे, इसीलिए इन्हें ग्वालियर के सागर ताल अभिलेख में आदि वराह भी कहा गया है। आदि वराह, आदि वराह का मतलब है भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। कहां पर, ग्वालियर के सागर ताल अभिलेख में, सागर ताल इंस्क्रिप्शन में इन्हें क्या कहा गया है, आदि वराह। ठीक है, उसके बाद इनके समय पर कौन सा अरेबिक ट्रेवलर आया था, कौन सा अरेबिक ट्रेवलर आया था, सुलेमान, सुलेमान। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में इनका एक सेनापति था, इनका एक सेनापति था जिनका नाम था अल। क्या नाम था, अल, जिनने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, चतुर्भुज टेम्पल का निर्माण करवाया था। कहां पर, ग्वालियर में, जहां पर सर्वप्रथम 0 का अंकन मिलता है, 0 का अंकन मिलता है। मध्य प्रदेश की किस मंदिर में सर्वप्रथम 0 का मेंशन मिलता है, चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण मिहिर भोज के शासनकाल में उनके सेनापति अल्ल के द्वारा करवाया गया था। ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिन्हें ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में आदि वराह कहा गया है। इनके समय पर अरेबिक ट्रेवलर सुलेमान आया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज का उल्लेख ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में मिलता है। मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदि वराह कहा गया है। ठीक है, आगे। तिगवा विष्णु मंदिर कहां स्थित है, कटनी में। तिगवा विष्णु मंदिर कहां स्थित है दोस्तों, कटनी में। गुप्त काल से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है। ठीक है, द विष्णु मंदिर एट तिगवा लोकेटेड इन कटनी। द पिलर्स ऑफ द टेम्पल हैव कलश ऑन टॉप एंड लॉयन स्क्रिप्चर्स अबव द कलश। यानी इस मंदिरों के स्तंभों के ऊपर कलश बने हुए हैं और कलशों के ऊपर सिंह यानी शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं। आप में से कोई गया हो, कोई कटनी के आसपास का हो, जैसे मैं भी कटनी के आसपास की हूं लेकिन मैं कभी नहीं गई, आप में से कोई गया हो तो आप जानते होंगे। आगे है नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैव एविडेंसेस ऑफ सती ट्रेडिशन हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश। आप में से लगभग सभी को इसका उत्तर पता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आंसर इज एरण। एरण से क्या मिलते हैं, सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य, सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य 510 एडी में। एरण स्थल की खोज किसने की थी, एरण की खोज किसने की थी भाई साहब, कृष्णदत्त वाजपेयी ने, कृष्णदत्त वाजपेयी।
ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित ये सती प्रथा के साक्ष्य हैं, जहां भानुगुप्त के कमांडर गोपाराज जब हुड़ों के द्वारा मार दिए गए, तब उनकी वाइफ ने उनके चिता की पवित्र अग्नि में बैठकर सती को परफॉर्म किया था। ठीक, 510 एडी का है और इस स्थल की खोज कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। इसके अलावा एक कसराबाद है, ये कहाँ स्थित है? खरगोन में। ये कहाँ स्थित है? खरगोन में। एक कायथा है, ये स्थित है उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे। काली सिंध, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व का यह जन्म स्थल है? तो वराह मिहिर का जन्म स्थल है, वराह मिहिर का जन्म स्थल है। और उसके बाद फिर त्रिपुरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। एरण सती प्रथा के साक्ष्य, कसरावद खरगोन में इंपॉर्टेंट नवपाषाण कालीन स्थल है। कायथा ये भी इंपॉर्टेंट हमारा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ स्थित है ये? कायथा उज्जैन में। करेक्ट आंसर एरण। हूण आक्रमण में भानुगुप्त के सेनापति गोपाराज मारा गया था, उसकी पत्नी सती हो गई थी। ठीक है, आगे देखो। फ्रॉम वेयर हैज द गुप्ता पीरियड सुपिया इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड? गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से मिलता है? गुप्तकालीन सुपिया अभिलेख कहां से मिलता है? तो याद रखना है, सुपिया इंस्क्रिप्शन हमें रीवा से प्राप्त होता है। ठीक है, सुपिया इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलता है दोस्तों? रीवा से मिलता है। ठीक है, तो रीवा से सुपिया इंस्क्रिप्शन मिलता है, जहां हमें इस डायनेस्टी की वंशावली इनियोलॉजी भी प्राप्त होती है। किसकी वंशावली? गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश की वंशावली। और इसमें कहा गया है कि घटोत्कच as the founder of Gupta dynasty। क्या कहा गया है? घटोत्कच एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो सुपिया अभिलेख रीवा से मिलता है, जहां पर हमें गिनियोलॉजी ऑफ गुप्ता रूलर्स, गुप्त जो हमारे शासक थे उनकी वंशावली मिलती है। और घटोत्कच को इस डायनेस्टी का फाउंडर बताया गया है। घटोत्कच को इस डायनेस्टी का फाउंडर बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गुर्जरा इंस्क्रिप्शन लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में गुर्जरा इंस्क्रिप्शन स्थित है? सॉरी, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन मेंशन है या अंकित है? द आंसर इज दतिया। द आंसर इज दतिया। ये इंस्क्रिप्शन मौर्य पीरियड का है या मौर्य कालीन इंस्क्रिप्शन है। कहां पर? दतिया में। और ये मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र इंस्क्रिप्शन है, एकमात्र अभिलेख है जहां अशोक मौर्य को देव नाम, यहां पे लिखेंगे जहां, अरे ये क्या हो गया, जहां अशोक मौर्य को क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी अशोक। इसका मतलब मैं आपको बता रही हूं, देखिए अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें से ओवरऑल केवल 4 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जहां हमें अशोक को अशोक के फॉर्म में अशोक की जानकारी मिलती है, यानी अशोका का नाम अशोका ही मिलता है। अशोका देवनाम प्रियदर्शी, जिसमें एक स्थित है मध्य प्रदेश के गुर्जरा दतिया में, दूसरा स्थित है मस्की में, तीसरा है उदगोलन और चौथा है हमारा नित्तूर। और ये तीनों के तीनों स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। तीनों के तीनों स्थित कहां पर हैं? कर्नाटक में। तो कितने इंस्क्रिप्शन में अशोका को अशोका कहा गया?
4 ओवरऑल, मस्की, उद्गोलन, नित्तूर, गुर्जरा। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में अशोका का नाम अशोका या देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के अशोका के रूप में मिलता है? द आंसर इज गुर्जरा। ठीक है, देव नाम प्रिय यानी देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी यानी सुंदर मुख वाला, प्रिय मुख वाला किसे कहा गया? अशोका को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देव नाम प्रिय? बिलव्ड टू गॉड्स, ईश्वर को प्रिय, प्रियदर्शी सुंदर मुखों वाला, वन हु हैव ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन दतिया से मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी। When was सांची स्तूप इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट? किस वर्ष सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो सांची को 1989 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। वहीं पहला किसे शामिल किया गया था? खजुराहो के मंदिरों को। ठीक है, और तीसरा किसे शामिल किया गया था? द लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे बड़े गुफा समूह भीम बेटका को, भीम बेटका को। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भीम बेटका का नाम भीम बेटका क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो अपने अज्ञातवास के दौरान भीम बेटका में ठहरे थे, इसीलिए भीम के नाम पर इसका नाम भीम बेटका रख दिया गया। ठीक है, तो खजुराहो को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 86 में, 1989 में सांची को, 2003 में भीमबेटका को। आगे, भीमबेटका की खोज हमने पहले भी पढ़ ली, श्री विष्णुधर वाकड़कर ने की। किसने की? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज के निकट भीमबेटका स्थित है, सबसे बड़ा गुफा समूह है, पैलियोलिथिक एज पेंटिंग्स मिलती है। तीनों ही चीजें मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। आगे देखेंगे, फ्रॉम वेयर हैव एविडेंसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड टू मीजोलिथिक एज हैव बीन फाउंड। तो मध्य प्रदेश में अगर आपसे मीजोलिथिक एज से संबंधित कुछ पूछा जा रहा है तो आपको क्या बताना है? आदमगढ़, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में मध्यकालीन काल से संबंधित या मध्यकालीन पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं दोस्तों? आदमगढ़ से। आदमगढ़ की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने, मनोरंजन घोष ने। तो मनोरंजन घोष ने आदमगढ़ की खोज की थी, आदमगढ़ स्थल की। लेकिन आदमगढ़ में जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन, जो उत्खनन का कार्य है, आदमगढ़ में जो उत्खनन का कार्य है भाई साहब, वो किसने किया था? वो किया था आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे ने। आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे ने। मध्य पाषाण काल से संबंधित कई सारे एविडेंसेस हमें यहां पर मिलते हैं, इसीलिए आदमगढ़ को माइक्रोलिथ फैक्ट्री भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? क्लियर? तो ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ड्यूरिंग मीजोलिथिक एज हैज बीन फाउंड एट आदमगढ़, होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। एडिशनल जानकारी आपको दे दी गई। खोज मनोरंजन घोष, उत्खनन आर.बी. जोशी और एम.डी. खरे के नेतृत्व में। आगे देखेंगे, द नचना कुठार मंदिर इज एसोसिएटेड विथ हुम। गुप्त काल से संबंधित ये मंदिर नचना कुठार किससे संबंधित है? कौन सी देवी या कौन से आराध्य देवी या देवता से संबंधित है? तो ये मंदिर गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती से संबंधित है। कहां पर? पन्ना में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है दोस्तों? पन्ना में। तो नचना कुठार मंदिर कहां स्थित है? पन्ना में स्थित है। क्लियर? आगे, जनरल कनिंघम के अनुसार यह पार्वती का मंदिर है। ठीक है, आगे, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट साइट सांची? सांची के बारे में हमने कई चीजें पढ़ी। सांची स्तूप जो मौर्यन रूलर अशोका के द्वारा बनवाया गया था अपनी वाइफ के कहने पर, जिसके अंतर्गत 3 स्तूप हैं जो भरूच शैली में बनाए गए हैं, जिसकी डिस्कवरी जनरल टेलर ने की थी और मध्य प्रदेश में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1989 में प्राप्त हुआ था। ठीक, तो उस सांची का प्राचीन नाम क्या था भैया? कांकड़ाम। कांकड़ाम या
काकराद, ठीक है, सांची का प्राचीन नाम। ये वेत्रावती किसका प्राचीन नाम है, पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए जान लो बेतवा नदी का, ठीक। उसके बाद ये बेसनगर किसका प्राचीन नाम है, विदिशा का, किसका, विदिशा का। उसके बाद ये दशपुर किसका प्राचीन नाम है, अभी तो आपने पढ़ाया है मंदसौर का, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। कांकड़ाद या कांकड़ाम सांची का, वेत्रावती बेतवा का, बेसनगर विदिशा, दशपुर मंदसौर, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो सांची, अच्छा देखो सांची की अगर बात आती है तो हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, चंद्रगुप्त के सांची अभिलेख के बारे में। सांची स्तूप तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन सांची अभिलेख हमको कोई नहीं पढ़ाता, तो हम यहां पर पढ़ लेते हैं। जो सांची अभिलेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से के शासनकाल का अभिलेख है, जिसकी रचना आम्रक देव ने की थी। किसने की थी, आम्रक देव ने, ठीक है। और यहां पर एक फीमेल है हरि स्वामिनी, हरि स्वामिनी के द्वारा महावीर के आर्य संघ को दिए गए दान का विवरण। क्या बताया जा रहा है, डोनेशन मेड टू द आर्य संघ ऑफ महावीर बाय द वुमेन नेम्ड हरि स्वामिनी। एक भिक्षु की मतलब या फिर एक ऋषि की वाइफ थी जिनका नाम था हरि स्वामिनी, जिन्होंने महावीर के आर्य संघ को दान दिया था। और ये अंकन हमें कहां मिलता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में, ठीक है। आगे देखो, आगे कंसीडर द फॉलोइंग प्ले पेयर्स, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। शादियाबाद, आपको यहां पर पुराने नाम दिए हुए हैं, यहां पर आपको उन नगर के प्रेजेंट नाम दिए हुए हैं। आपको यहां पर क्या करना है, मैच द कॉलम, जो हम बचपन में करते थे लेकिन वो अब हमें अभी करना है। शादियाबाद मांडू का, मयूरवन मुरैना का, दिलीप नगर दतिया का, बेलसा नगर या बेसनगर विदिशा का, खत्म, ठीक है। शादियाबाद प्राचीन नाम मांडू का, मयूरवन प्राचीन नाम मुरैना का, दिलीप नगर दतिया का, भेलसा नगर विदिशा का। क्लियर है दोस्तों इतनी बातें। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अब आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से करेक्टली मैच हैं। एक तो दिलीप नगर दतिया मैच है और एक तो भेलसा नगर विदिशा मैच है, ठीक है। तो 3 और 4 को करेक्ट कर देते हैं, ये करेक्ट है, ठीक। उसके बाद देखो, दिलीप नगर दतिया, भेलसा नगर विदिशा, मयूरवन मुरैना, शादियाबाद मांडू, ठीक है। आगे, Who said the conquest of Mandu was the key to the conquest of South? मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, ये किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, ये किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी के मांडू एक्सपेडिशन पर किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। किसके? अलाउद्दीन की मांडू विजय पर, मांडू विजय पर, ठीक है। अलाउद्दीन की मांडू विजय पर। और आपको यह पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे और अलाउद्दीन ने उन्हें तूतीय हिंद की उपाधि भी दी थी, तूतीय हिंद की उपाधि भी दी थी, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी थी, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की मांडू विजय पर कहा था कि मांडू विजय दक्षिण की कुंजी था, ठीक है, यानी कि दक्षिण पहुंचने की चाबी थी,
ठीक है, आपको पता होगा कि अलाउद्दीन जो थे उन्होंने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर जैसे विदिशा, चंदेरी, मांडू, इन पर क्या किया था, कब्जा किया था। आगे देखो, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। कहां से कहां तक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। उन्हें तबला एवं कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। तबला एवं कव्वाली का जनक किसे, अमीर खुसरो को। ठीक है, तो 8 सुल्तानों का समय काल देखा है। बलबन किस डायनेस्टी के थे, गुलाम वंश के, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के। ऐसे 8 शासकों का शासनकाल देखा। तबला और कव्वाली के जनक भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखना है आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं, यानी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल से संबंधित एविडेंस इनमें से किस जगह मिलते हैं। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल क्या था, स्टोन कॉपर एज क्या थी, स्टोन कॉपर एज। तो दोस्तों आगे चलकर यानी 4000 ईसा पूर्व के बाद जो हमारा नवपाषाण काल था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक महापाषाण काल, एक ताम्रपाषाण काल। महापाषाण काल के साक्ष्य दक्षिण भारत से मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़े बहुत साक्ष्य ग्वालियर, भिंड, मुरैना और रीवा से मिलते हैं। जबकि स्टोन कॉपर एज इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि इस समय पर जो औजार थे ना, जो वेपन्स थे, वो पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी होने लगे। पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार भी बनने लगे थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि तांबा मनुष्य के द्वारा, या आप बोले द फर्स्ट यूज्ड मेटल, यानी कि मनुष्य के द्वारा यूज किया गया, मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया पहला मेटल, मनुष्य के द्वारा यूज की गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। ठीक है, तो साक्ष्य कहां से मिलते हैं, सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, नावदा टोली जो खरगोन में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, खरगोन में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, जिसकी खोज HD सांकलेया ने की थी। आवरा मंदसौर में स्थित है, आवरा मंदसौर में स्थित है, जिसकी खोज HV त्रिवेदी ने की थी। फिर है कायथा, ये कहां स्थित है, एक सेकेंड, कायथा कहां स्थित है, ये स्थित है उज्जैन में। कायथा कहां स्थित है, उज्जैन में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, कायथा कहां स्थित है, उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। खोज किसने की, VS वाकनकर ने इसकी खोज की थी। और ये तीनों के तीनों ही क्या हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। इन तीनों ही जगहों से हमें किसके एविडेंसेस मिलते हैं, ताम्रपाषाण काल, स्टोन कॉपर एज। तो all three are correct। वी हैव डन विद दिस लेक्चर। आज का लेक्चर यहां पर समाप्त हुआ। देखिए दोस्तों, हम इसी तरह डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से किया है। मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, पूरी कला, संस्कृति और साहित्य, हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें टू द पॉइंट कवर करते हुए अपने सिलेबस को कवर करेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो आई होप आपको आज का ये फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम यूं ही अब रोज मिलेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे AKS एकेडमी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।